नमस्कार महादेव। स्वागत है आप सभी का सिंह राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 के इस मासिक राशिफल के सत्र में। आज के इस सत्र में हम नवंबर 2024 में सिंह राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का शुभाशुभत्व जो है विश्लेषण हो सकता है, उसको करने का पूरा शास्त्रीय ढंग से करने का पूरा प्रयास करेंगे तथा जानेंगे कि आने वाला यह जो महीना है यह आपके लिए किस प्रकार से शुभाशुभ वृत्तांतों को दर्शाता है। तो सर्वप्रथम महीने में होने वाले कुछ ग्रह गोचरीय परिवर्तनों तथा ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं को जानते हैं, तदुपरांत आपके राशिफल को जानेंगे। तो सर्वप्रथम आपके द्वितीय भाव में यहाँ पर ग्रह गोचर लिखा होगा, इसके नीचे आप लोग यहाँ पर केतु की स्थिति देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके द्वितीय भाव में केतु कन्या राशि में विद्यमान है। तदुपरांत यहाँ पर सूर्य तथा बुध की स्थिति आपके तृतीय भाव में है। तदुपरांत चतुर्थ भाव में यहाँ पर शुक्र की स्थिति है। आपके सप्तम भाव में शनि जो है अपने मूल त्रिकोण तथा स्वक्षेत्रस्थ राशि कुंभ में विद्यमान है। आपके अष्टम भाव में राहु मीन राशि में है। आपके भाग्य भाव में यहाँ पर बृहस्पति है तथा आपके द्वादशवें 12वें भाव में मंगल तथा चंद्रमा की स्थिति देखने के लिए प्राप्त होती है। महीने में कुछ महीने के बंधे में ही यहाँ पर आपको राशि परिवर्तन भी देखने के लिए प्राप्त होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बुध ग्रह जो है वृश्चिक राशि में ही वक्री हो जाएंगे 24 नवंबर 2024 के दिन। यह बहुत ही ज्यादा शुभ स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वह अच्छा प्राप्त होता है। इसके बाद जो शुक्र है वह वृश्चिक राशि से धनु राशि में राशि परिवर्तन करेंगे 7 नवंबर 2024 के दिन, तथा सूर्य अपनी तुला राशि जो उनकी नीच राशि है उसको छोड़ करके वृश्चिक राशि में 16 नवंबर 2024 के दिन प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए कुछ राशि परिवर्तन थे। अब आगे बढ़ते हैं आपके लिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 का यह महीना किस प्रकार से शुभाशुभ वृत्तांतों को दर्शाता है, तो उसका शास्त्रीय ढंग से शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ किस प्रकार से विश्लेषण हो सकता है, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः हमने इस फलादेश को 5 भागों में विभाजित कर दिया है। सर्वप्रथम आपके शरीर तथा स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। तदुपरांत आपके शिक्षा तथा संतान, तदुपरांत दाम्पत्य, प्रेम संबंध एवं व्यवसाय से संबंधित तथा कार्यक्षेत्र तथा आजीविका से संबंधित, एवं अंत में फाइनेंस वाइज आय तथा लाभ से संबंधित किस प्रकार से स्थितियां यहाँ पर आपके लिए रहेंगी, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आरंभ करते हैं आपके शरीर तथा स्वास्थ्य से। यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे तो एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त को ही जहाँ यह जो भाव है यह लग्न भाव कहा जाता है। देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो वपुः सुखम जजो वपुश्च तत्सर्वम चिंतनीयम विलग्नता। इस प्रकार से लग्न भाव से चिंतनीय विषय है, अर्थात आपके देह की सुष्ठता अर्थात आपके देह की आरोग्यता का विचार जो है आपके लग्न भाव से किया जाएगा। पुनः शारीरिक स्थिति, उसके बाद समाज में आपका मान सम्मान, उसके बाद जय पराजय, पुनः और भी जितनी भी मतलब एक तरह से कहा जाए तो लग्न व्यक्ति का वह जो है भाग है जन्म जातक में। लग्न का उतना ज्यादा महत्व है, कहा जाता है कि व्यक्ति के यदि लग्न मजबूत है तो वह अपने जीवन में एक उच्च स्तरीय जीवन यापन करके जाता है। तो यहाँ पर आपके जो लग्नेश है वह सूर्य है, और वर्तमान में कुछ 15 दिन पहले से ही सूर्य अपनी नीचावस्था में है, और अभी भी आपके तृतीय भाव से सूर्य तुला राशि में जो कि लग्नेश है वह गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य से चिंतनीय विषय क्या है, तो सूर्यात आत्म पितृ प्रभाव निर्जाम शक्तिम श्रियम चिंतयेत। इस प्रकार से सूर्य जो है आत्म अर्थात आपका जो शारीरिक आरोग्यता है, आपका आत्मबल जो है उसका कार्यक्रम होता है, सूर्य होता है। उसके बाद पिता, आत्म सूर्यात आत्म पितृ, पितृ मतलब आपके पिता हो गए, माता पिता हो गए। विशेषता है पिता का विचार सूर्य से किया जाता है। उसके बाद पितृ प्रभाव के बाद निरुजा अर्थात नैरोग्यता। तो यहाँ पर यह जो सूर्य है यह नीच राशि में विद्यमान है। पुनः देखा जाए तो शक्तिम श्रियम चिंतयेत, आपका पराक्रम हो गया, आपकी लक्ष्मी हो गई, आदि सभी विषयों के विचार जो है सूर्य से किया जाता है। अब वस्तुतः देखा जाए तो यह जो है सूर्य नीच राशि का है, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। किंतु गोचर का प्रधानता ही इसीलिए है कि गोचर में ग्रह स्थिति के साथ साथ हमें गोचर में स्थान वशात ग्रह किस भाव से गोचर कर रहा है उसकी प्रधानता है। तो यहाँ पर जब आप यदि देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सूर्य जो है गोचर वर्ष यदि 3, 6, 10 और 11वें भाव में गोचर करता है तो यहाँ पर
शुभद माना जाता है। तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सूर्य है वह आपके जन्म कुंडली अर्थात गोचर के चंद्र कुंडली से जो है यहाँ पर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। भले ही यह सूर्य आपके लिए नीचा अवस्था में है, मतलब वर्तमान में और लोगों के लिए तो यह जो सूर्य है वह अनिष्ट कारक होगा, किंतु यह आपका लग्नेश होकर के अच्छी स्थिति में मतलब नीचा अवस्था का होकर के भी आपको उत्तम परिणाम देने वाला रहेगा। तो यहाँ पर शारीरिक आरोग्यता हो गई, धन की प्राप्ति हो गई, पिता के साथ अच्छे संबंध हो गए, पुनः आत्मबल में वृद्धि हो गई, नैरोग्यता हो गई, आदि जो भी विषय है यह इस गोचर अवधि में आपको देखने के लिए प्राप्त होगी। अतः शरीर एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार से आपको संकोच करने की अथवा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं आपकी शिक्षा तथा संतान से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए। यहाँ पर इसका जो विचार है यह आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप एक व्रत बना हुआ देख पा रहे होंगे। तो यह जो पंचम भाव है यह प्रज्ञा प्रतिभा मेधा विवेक शक्ति पुरातनम पुण्यम मंत्रा मात्र तनुजा पंचम भाग सौमनस्य विचिंतम, अर्थात आपकी मानसिक स्थिति का भी विचार पंचम भाव से किया जाता है। यह जो मैंने श्लोक बताया है इसका जो सारार्थ है वह यह है कि इस पंचम भाव से विशेषतः जो आपके और हमारे जानने लायक बात है वह तीन है कि पंचम भाव से आपकी बुद्धि का विचार, संतान अथवा संतति का विचार, तदुपरांत हमारा पुरातन पुण्य हो गया अथवा मानसिक स्थिति हो गया, इनका विचार जो है पंचम भाव से किया जाता है। तो यदि देखा जाए तो पंचमेश हमारा कौन है, यहाँ पर आपके पंचम भाव में धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति पंचम से षष्ठ में जाकर के जो है दशम भाव में जाकर के बैठे हैं, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। पुनः यदि आप देखेंगे तो गोचर वशात जो बृहस्पति है वह दशम भाव में अच्छा फल नहीं देता है। यदि यही बृहस्पति लग्न कुंडली में होता, गोचर में ना होकर के लग्न अथवा चंद्र कुंडली में होता, तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ स्थिति होती। किंतु जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि गोचर में स्थानवश ग्रहों की प्रधानता अधिक होती है, अतः यहाँ पर जो बृहस्पति है स्थान वशात उतना ज्यादा शुभ नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको शिक्षा, संतान तथा मानसिक स्थिति में 6 तारीख तक, क्योंकि जब 6 तारीख बाद जब शुक्र यहाँ पर पंचम भाव में आ जाएगा तो विशेषतः संतान सुख के लिए यह बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा। जो लोग बहुत लंबे समय से संतान प्राप्ति से संबंधित विषयों पर चिंता कर रहे थे उनके लिए यह गोचर बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। संतान प्राप्ति अथवा संतान प्राप्ति से संबंधित योग यहाँ पर आपके लिए निश्चित तौर पर बन करके आएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपका पंचमेश है। पंचम भाव जो है शिक्षा, संतान तथा आपके मन का कारक है। तो यहाँ पर जब शुक्र का एक गोचर होगा 6 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में धनु राशि में, तथा बृहस्पति जो कि आपके पंचम का कारक ग्रह है, इस प्रकार से जो संयोग यह बन रहा है यह निश्चित तौर पर भले ही आपको मानसिक रूप से उतना ज्यादा सुखद परिणाम न दे, किंतु क्योंकि जो सूर्य शुक्र का जो पंचम भाव का फल है वह पुत्र लब्धिम है। अर्थात गोचर वर्ष यदि शुक्र पंचम भाव में मतलब जाता है, गोचर करता है, तो वह पुत्र अर्थात संतान प्राप्ति कराता है। तथा बृहस्पति जो कि पंचम भाव का कारक है आपकी कुंडली में पंचमेश होकर के स्थित है, तो यहाँ पर निश्चित ही संतान का सुख जो है देखने के लिए प्राप्त होगा। संतान को शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में अच्छा लाभ दिखाई देगा, अच्छे परिणाम यदि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में है तो वहां पर अच्छे शुभ परिणामों की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। इस प्रकार से शिक्षा तथा संतान से संबंधित भी यह गोचर आपके लिए शुभ परिणामों को ही दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं आपके दाम्पत्य, प्रेम संबंध अथवा व्यवसाय से संबंधित चिंतन के लिए। अब यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपकी जो सप्तमेश है वह शनि है। वस्तुतः कहा जाता है कि वक्रार्क जो षट्रिक, अर्थात शनि जो है 3, 6, 11 में ही गोचर वशात शुभ फल देने वाले होते हैं, किंतु यहाँ पर यह शनि आपके लिए 11वें सप्तम भाव में 11वीं राशि जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, उसमें विद्यमान है। तथा यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। अतः दाम्पत्य जीवन यहाँ पर आपका काफी ज्यादा सुखद रहने वाला है। कुछ लंबी दूर यात्राएं भी आप दंपति के साथ कर सकते हैं। पुनः प्रेम संबंध में भी जो लोग हैं उनके लिए भी यह गोचर यात्राओं से भरा हो सकता है। आप लोगों के लिए भी यहाँ पर जो लोग बहुत लंबे समय से कुछ प्रेम संबंध से संबंधित स्थितियों की प्राप्ति की कामना कर रहे थे, एक पार्टनर की अपेक्षा रख रहे थे, अथवा कुछ ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उनके मानसिक सुख दुख में उनके लिए काम आए, इस प्रकार से यहाँ पर आपको उन सभी क्षेत्रों में शुभता की ही प्राप्ति होती हुई नजर आती है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं व्यवसाय से संबंधित क्षेत्रों में, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट यदि आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह जो गोचर अवधि है आपके लिए शुभ परिणामों को ही दर्शाता है। किंतु याद रखें
जो भी इन्वेस्टमेंट में करना है सोच समझ के करें, क्योंकि अष्टम भाव में यहाँ पर राहु है, और यह जो राहु अष्टम पे राहु उतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यदि आपने जल्दबाजी में कोई सा निर्णय लिया तो यह राहु आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में यह राहु अच्छा है तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ा सुखद होंगी। तथापि अष्टम वर्ष चूंकि राहु का फल अच्छा नहीं है, इसलिए विचार करके ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए इस गोचर अवधि में करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कुछ लंबे समय के लिए करें, वह आपके लिए लाभदायी होगा। आगे बढ़ते हैं आपके कार्यक्षेत्र तथा आजीविका से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए। इसका जो विचार है, यह यहाँ पर आप बृहस्पति देख पा रहे होंगे। यह जो बृहस्पति है, यह दशम भाव में स्थित है आपकी जन्म कुंडली में। इसी दशम भाव से आपके कार्यक्षेत्र तथा आजीविका से संबंधित विषयों का विचार किया जाता है। क्योंकि देवालय, नगर सभा, मार्गालय, दास, सर्व कर्माणि, सभी प्रकार के जो भी आपके आजीविका के कर्म है, उन सभी का विचार जो है आपके 10वें भाव से किया जाएगा। अब यहाँ पर जो 10वें भाव में बृहस्पति है, वह अच्छा फल नहीं देता है, किंतु आपका जो दशमेश है, दशमेश कौन है? शुक्र है। उसके भी यदि आप देखेंगे तो सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव में जा रही है। यहाँ पे जो शुक्र है, यहाँ से इस प्रकार से 7 स्थान पे दूर यहाँ पर अपने साक्षात सप्तम दृष्टि जो है आपके दशम भाव में कर रहा है। तो यह जो बृहस्पति मतलब दशम भाव में शुक्र की दृष्टि है, यह आपको कार्य क्षेत्र में और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है। बृहस्पति चूंकि एक शुभद ग्रह है, तो वह भले ही दशम भाव में स्थित होकर के आपको गोचर वर्ष अच्छे परिणाम न दे, किंतु यदि आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, अष्टक वर्ग में उसके अच्छे बिंदु प्राप्त है तथा वह आपकी लग्न कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर यह बृहस्पति आपको पदोन्नति, पदाभिवृद्धि से संबंधित अथवा नए कार्य क्षेत्र की प्राप्ति, जो लोग बहुत लंबे समय से कुछ आजीविका के साधन की प्राप्ति की कामना कर रहे थे, उनके लिए भी यह गोचर अवधि अच्छे परिणामों को दर्शाता है। अतः कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला है। विशेषतया जब आपके दशमेश अर्थात दसम भाव का जो स्वामी शुक्र है, वह 6 तारीख बाद जब राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में हो जाएंगे, तो यहाँ एक जो है योग कारक हो जाएगा यह शुक्र। क्योंकि यह आपका दशम भाव जो कि केंद्र भाव होगा है, तो केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण जो कि पंचम भाव है उसमें आकर के बैठेगा, तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेगा। निश्चित तौर पर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में हैं, छात्र वर्ग में है अर्थात छात्रावस्था में है, कुछ जॉब अथवा कुछ फाइनेंस वाइज अर्थात कुछ आजीविका से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जो है इच्छा रख रहे हैं, उनको अवश्य प्रयास करना चाहिए। यह गोचर अवधि उनके लिए संपूर्णतया कार्य क्षेत्र तथा आजीविका से संबंधित विषयों में सफलता प्रदान करने के लिए जो है योग्य है। आगे बढ़ते हैं आपके आय तथा लाभ से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए। इसका जो विचार है, यहाँ पर यदि आप देख पा रहे हैं तो यह वृत्त बना हुआ है। इसका विचार आपके लाभ भाव से किया जाता है। यह जो है लाभ भाव है। लाभ भाव में आपकी मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह है वह बुध है। बुध अभी आपके गोचर से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, और तृतीय भावस्थ गोचर का फल जो बुध का है वह उतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। पुनः चूंकि यह जो बुध है सूर्य के साथ युक्त है, सूर्य आपके लिए अच्छा परिणाम है, तो यहाँ पर यह जो बुध है, यह बुधादित्य नामक राज्यों का निर्माण कर रहा है। तो जो लोग व्यवसाय में हैं, उनको इस समय कुछ नई नई अच्छी युक्तियां सूझेंगी, और व्यवसाय से संबंधित कुछ नए स्रोत भी, आप लोग यदि कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए आय से संबंधित नए साधन युक्ति के द्वारा आप लोग यहाँ पर तलाशने में सफल रहेंगे। आपके आय में बढ़ोतरी भी यहाँ पर देखने के लिए प्राप्त होगी, क्योंकि भले ही यह जो बुध है गोचर वर्ष उतना परिणाम अच्छा ना दे रहा हो, पर चूंकि राजयोग कारक है इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए यह शुभता ही दर्शाता है। पुनः यहाँ पर यदि देखेंगे तो मंगल आपके 12वें भाव में है, नीच राशि का बैठा है, तो कुछ खर्चे भी यहाँ पर आपके लिए बने हो सकते हैं, उसका भी ख्याल रखना है। मंगल तथा सूर्य से संबंधित उपाय करना है। उपाय के लिए अब जो है चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले यह जो गोचर अवधि है आपके लिए काफी ज्यादा शुभ परिणामों को दर्शा करके जाती है। निश्चित ही आप लोग इस महीने को देखें, तथा यदि यह बातें घटित होती हैं तो आप आकर के कमेंट के माध्यम से या किसी भी प्रकार से निश्चित तौर पर सूचित करने का प्रयास कीजिएगा कि हाँ आपने यह बात की थी और यहाँ पर यह चीजें घटी, अथवा यदि कुछ नहीं घटता है तो आप उसको भी बताएं, मैं उसका भी समाधान देखूंगा। अथवा वह कारण हो सकता है कि क्योंकि जो भी मैंने बातें बताई हैं यह 100% घटेगी यदि जो भी ग्रह से संबंधित मैंने बताई है उसकी महादशा अथवा अंतर्दशा चल रही हो, अथवा अष्टक वर्ग में उसके अच्छे बिंदु प्राप्त हो रहे हो, अथवा वह जन्म कुंडली में आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो। यदि इन तीनों में स्थितियों में से कुछ स्थिति आपकी कुंडली में है तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव आपके जीवन में देखने के लिए प्राप्त होगा। अंत में
सुझाव तथा उपाय से संबंधित विषयों पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सुझाव तथा उपाय में 3 विषय ध्यान में रखने हैं। पहला सूर्य से संबंधित उपाय करना है, मंगल से संबंधित उपाय तथा एक अंत में दान मैंने बतलाया है जो कि सूर्य, मंगल तथा बृहस्पति तीनों के लिए सर्वथा उपयोगी है और यह प्रभावकारी भी है, अत्यंत प्रभावकारी माना जाता है। तो सर्वप्रथम सूर्य के लिए हमें चाहिए कि आप एक तांबे का पात्र लें और उस तांबे के पात्र में रोली मिला करके ओम गृणी सूर्याय नमः अथवा ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र के साथ सूर्य को 3 बार जल चढ़ाएं अर्थात अर्घ्य दें। पहले एक बार गायत्री मंत्र अथवा ओम गृणी सूर्याय नमः का जो है जप करें तथा एक बार जल चढ़ाएं। पुनः ऐसे 3 बार जो है मंत्र का जप करें और 3 बार भगवान भास्कर को अर्घ्य देवें। पुनः एक आदित्य हृदय स्तोत्र आता है, आप लोग उसका भी पाठ कर सकते हैं इस गोचर अवधि विशेष में। मंगल के उपाय के तौर पर आप लोग बजरंग बाण का अथवा हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तदुपरांत एक बटुक भैरव स्तोत्र आता है, मैंने अपने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहां पर टेलीग्राम में यह स्तोत्र दोनों ही आदित्य हृदय स्तोत्र, बटुक भैरव स्तोत्र, बजरंग बाण भी वहां पर प्राप्त हो जाएगा, तो आप लोग जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इनका पाठ आपके लिए यह गोचर को और भी ज्यादा शुभद बनाने में काफी ज्यादा सहायक होगा। दान के तौर पर मैंने यहाँ पर आपके लिए एक श्लोक लिखा हुआ है। कौशुंभ वस्त्रं गुडहेमताम्रं माणिक्यगुग्धूम सुवर्णवस्त्रं सवत्सुगोदानमिति प्रसिद्धम प्रणीतम दुष्टार्य मार्तिघ्न मसूरिकाश्रय। इस प्रकार से रोग दुष्ट जो भी दुष्पाप है अर्थात दुष्प्रभाव उनको कम करने के लिए आपको कुसुम के वस्त्र का, गुड़ का, हेम मतलब सुवर्ण का, तांबे का, पुनः पीले वस्त्रों का, पीले वस्त्रों का दान आप बृहस्पतिवार के दिन करें और जो भी चीज है यह सूर्यवार अथवा मतलब रविवार अथवा मंगलवार के दिन करें। उन वारों में इसकी जो उपयोगिता है वह ज्यादा मानी जाती है, ज्यादा प्रभावकारी माना जाता है। और हाँ, मसूर की दाल विशेषतया मंगल के लिए अत्यंत लाभकारी उपाय के तौर पर माना जाता है। तो यह जो है उपाय आप मंगलवार के दिन दान के तौर पर करें, निश्चित तौर पर यह गोचर आपको और भी ज्यादा सुखद तथा शुभद परिणाम देकर के जाएगा। आशा है यह जानकारी आपको कहीं न कहीं अच्छी लगी होगी। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ सुझाव हैं, आप व्यक्तिगत तौर पर कुछ जानकारी चाहते हैं अथवा आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो, वीडियो में कुछ इस प्रकार से बातों को रखा जाए अथवा यह लंबी हो रही वीडियो को संक्षेप में रखा जाए चीजों को, जो भी आपके कुछ सुझाव हैं आप कमेंट के माध्यम से कृपया अपनी बात रखें। मैं आपकी बातों को सुनूंगा तथा उस पर यथासंभव प्रयोग करने का भी प्रयास करूंगा। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्ते। वहां